अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। और उसमें आपको मैं ये बता चुका हूँ कि हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन है, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया है कर्व को, और तीसरे लेक्चर में मैंने स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया, जो कि स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि टोटल 25 कंसेप्ट जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उन 25 कंसेप्ट की बेस के ऊपर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोई भी टॉपिक आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखें कि वो जो 25 कंसेप्ट हैं 2 में करवा चुका हूँ, तो इसलिए वो अगर आपको समझ हैं, आज हमने उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके सर्कुलर और हीलिक्स को डिस्कस करना है। तो इनको, लेकिन ये कंसेप्ट उन्हीं के ऊपर बेस करते हैं, ये नया नहीं है। टोटल 25 हैं, 25 में 2 मैं आपको बता चुका हूँ, अब उन दोनों का मैं इस्तेमाल बताऊँगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उनको देख लें, ताकि आप सेकंड्स के अंदर ये समझ जाएंगे कि क्यों हम सर्कल को कर्व कहते हैं, उसकी रीज़न क्या है। अब एक होती है वैसे जी सर्कल है बस कर्व हो गई, ये वजह नहीं है फिज़िकली। अभी आपको इसकी इंटरेस्ट डिवेल्प करने के लिए मैं समझा दूं आपको कि याद रखें कि जो न्यूटन लॉ है वो जस्ट F=ma है। लेकिन ये इतना आसान लॉ हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें बस किसी ने पढ़ा दिया कि ये है। अगर आपको कोई कहे कि ये लॉ जब नहीं था, आपसे कोई कहे आप डिराइव करके बताओ, तो आप क्या कर सकते थे, कभी सोच सकते थे? जाहिर है उस न्यूटन के मरने के बाद कई लोग, कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ, और न्यूटन ने तकरीबन 181 कॉन्सेप्ट ऐसे दिए हैं कि जिसने पूरी साइंस को हिला के रख दिया है। तो अब आप खुद नोट करें कि F=ma, और जैसे ग्रेविटेशनल लॉ जो है F=G(m1m2/r²), उसके अलावा भी न्यूटन ने इतनी अच्छी वर्किंग की हुई है कि आप उसको किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर न्यूटन के फार्मूले बेसिक फार्मूलों में काउंट होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे जो अहम चीज़ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि F=ma के पीछे न्यूटन क्या सोच रहा था उसको स्टडी कहते हैं। क्यों उसके जहन में ये फार्मूला आया या क्यों बनाया गया इसको, अगर आप डिस्कस ये करें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड एक्सलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली इज द मास, तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो फिर ये बिल्कुल भी आपके लिए, आप उससे लर्न नहीं करेंगे, आप उससे कुछ बना नहीं सकेंगे, आप उससे काम नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल को हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर क्यों पढ़ते हैं, वो ये हमने पढ़ा है कि एक होती है कर्व। कर्व हर तरह की लाइन को नहीं कहते, कर्व एक पोजीशन वेक्टर को कहा जाता है जिसके अंदर मौजूद शक्ल कुछ यूँ होती है, इसको हम लोग कर्व कहते हैं। इसके अंदर मौजूद जो x, y और z की कीमतें अगर आपको दी हुई हों, और वो तीनों कीमतें अगर पैरामीट्रिक हों, तो फिर हम इसी चीज़ को कर्व कहना शुरू कर देते हैं। हमने क्या कहा, कर्व क्या होती है, अगर हम किसी भी फंक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकें तो वो एक कर्व होती है। और उसकी शक्ल क्या होती है, यहाँ पे मौजूद जो x, y और z होते हैं, ये अगर पोजिशन अगर हम इनको लिख सकें किस फॉर्म में, अगर हम इनको लिख सकें इस पैरामीट्रिक फॉर्म में, देखें कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर्कल में हम अगर x की जगह a cos u पुट कर देते हैं, u मीन यहाँ पे थीटा या एंगल या जो भी आप रखते हैं, y=a sin u और z=0। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर आपको कोई कहे कि सर्कल के अलावा यहाँ पे इलिप्स कहेगा, तो a यहाँ आ जाएगा और यहाँ b आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या होती है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो इसलिए हम इनको कर्व में लाते हैं। क्योंकि देखें, मैंने ये जो फार्मूला लिखा है ये वाला, इस फार्मूले में हम, हमारे पास जो कीमतें हैं x, y और z की, इनकी कीमतें पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्कल में मिल चुकी हैं। कैसे मिली हैं, a cos थीटा, और b जो है a sin थीटा, और c जो है वो जो z है ये y है, z जो है वो 0 है। तो इससे पता चला कि चूँकि हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख पाए हैं x और y फॉर्म में, तो इट्स मीन के ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है ये लंबाई है, आपको पता है एक सर्कल है, जैसे ये एक सेंटर है, तो उसकी लंबाई एक्स एक्सिस पे भी उतनी ही होती है जितनी वाई एक्सिस पे होती है, तो इसलिए यहाँ ए आता है। लेकिन अगर वो इलिप्स टाइप कोई और शक्ल होगी, इन दैट केस इन दोनों के लेंथ डिफरेंट हो जाती है, बाकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसे ही रहती है। तो एक तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये सर्कल का जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के आपके उस रूल को, कर्व के रूल को फॉलो करता है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है एक कर्व इन एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड
बाय द इक्वेशन। ये असल में सर्कल की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ कर्व हुई। हमने कहा एक सर्कल एक्स वाई प्लेन के अंदर जिसका सेंटर ओरिजिन हो एंड रेडियस ए हो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। तो हमने कहा सॉरी ये कर्व नहीं सर्कल है, ए सर्कल, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी एक कर्व है। कौन सी कर्व है? सर्कल कर्व है ये, ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन की किस में है? एक्स वाई प्लेन में, जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर ओ है और ए उसका रेडियस हो। तो ऐसे लिखते हैं। ये कीमतें अगर हम उस पोजीशन वेक्टर में पुट करें तो ये ऐसे बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है बिकॉज सर्कल हैज़ नो कंपोनेंट, चूँकि सर्कल का जो होता है ना जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट नहीं होता, इस वजह से आप इसको यहाँ पे इस तरह पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करने लगे हैं नेक्स्ट वन पे कि सर्कुलर हिलिक्स क्या होता है और इसको क्यों हम कर्व से रिलेट करते हैं। सर्कुलर हिलिक्स की शक्ल क्या होती है? तो याद रखिए कि जिस तरह यहाँ पे x की कीमत a cos u, y की a sin u और z की 0 होती है, ये जो सर्कुलर हिलिक्स होता है जो सर्कल टाइप का होता है वो भी यही कीमतें रखता है जो इस दूसरों ने रखी होती हैं एक्स और वाई ने। लेकिन इसमें z की जगह यहाँ पे बी यू आ जाता है। बी यू इसलिए आ जाता है क्योंकि इलिप्स की शक्ल कुछ यूँ होती है। ये उसकी फिगर बनी हुई है। इलिप्स जो होता है वो नीचे से ऐसे घूमना शुरू करता है, ऐसे 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 किसी चीज़ के ऊपर घूम रहा है। जैसे एक पेंसिल के ऊपर आप एक तार लपेट दें, उसको उतार दें, वो इलिप्स बन जाता है। अब वो जो है ना, अगर पेंसिल की शक्ल ऐसी है कि वो बिल्कुल गोल सी है, हर जगह से उसका रेडियस बराबर आ रहा है, तो फिर हम उसे सर्कुलर हिलिक्स कहते हैं। उतारेंगे, हाथ में पकड़ेंगे तो हम कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ये उतारा तो मैंने कहा ये एक सर्कुलर हिलिक्स है, ठीक है। या इसको आप तार ही समझें, या ये जैसे ये अंदर से लगा हुआ सिक्का जो है आप इसको सर्कुलर हिलिक्स कहेंगे। ये चूँकि कम्प्लीटली फील है तो आप इसको बेशक ना कहें, अंदर वाली सरफेस की मैं बात करूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो आपने यहाँ बात की कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर, तो आपको पहला लेक्चर आना ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि इन इक्वेशनों को, इन तीनों इक्वेशनों में एक रिश्ता है। रिश्ता ये है कि ये भी यू डिपेंडेंट है, ये भी यू डिपेंडेंट है और ये भी यू डिपेंडेंट है। इस वजह से हम इनको डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कर्व के सेक्शन में इसको पढ़ते हैं। तो कर्व हर एक वो लाइन होती है, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में लिखी हुई, सपोज अगर मुझे कहे कि ए काज यू हो और ए साइन वी हो, तो फिर मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ बनेगी ना यहाँ पे, अगर ये यू हट जाएँ तो फिर मैं कहूँगा कि ये अब पैरामीट्रिक नहीं रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और आ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसमें जो वेरिएबल मौजूद था वो वेरिएबल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सो दिस वन इज़ नॉट अ कर्व। मतलब हमें मैथमेटिकली कुछ दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि ये कर्व है, तो आप कहते हैं कि जो जो इक्वेशनें दी हुई हूँ वो आपस में इंटर रिलेट हो सकती हूँ, आपस में मिल रही हूँ, यानी उनके जो अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशंस हूँ, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का पता आना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो ए और बी हैं, ये इनको हम कहते हैं, यहाँ पर एक ए यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं, और यू जो है वो कोई पैरामीटर है। अब आपका सवाल है कि क्या मतलब ए और बी कांस्टेंट और पैरामीटर? आपको कांस्टेंट और पैरामीटर का पता होना ज़रूरी है। याद रखिए कि कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो हर सर्कमस्टेंस में सेम रहती है, और यू जो होती है वो किसी एक सर्कमस्टेंस में सेम रहती है और दूसरे में बदल जाती है। मसलन मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ और रूम के अंदर जो मेरे पास मैंने कोई वैल्यू ली है, मसलन मैंने एक गैस के साथ, मैंने जैसे एक रूम में बैठा हुआ हूँ और उस रूम के अंदर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जैसे कि यही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास ए की कीमत वही है, बी दोनों की कीमत सेम है। मसलन एक रूम में मैं बैठे हुए ये फार्मूला यूज़ करूँगा तो ए मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बात ये तो हर जगह सेम रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे पास एक कमरे में, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो ए है ये एक कमरे में भी सेम है, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ वहाँ पे भी सेम आ रहा है, तीसरे में जाता हूँ वहाँ पे भी सेम आ रहा है, ये बी भी, मतलब ये कि जगह बदलने, कोई भी चीज़ चेंज करने से ए और बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिक्स रहता है, ये हुआ कांस्टेंट। अच्छा, यू को हम क्यों कहते हैं पैरामीटर? पैरामीटर का मतलब होता है कि जैसे मैं एक ही कमरे में हूँ तो यू की कीमत यहाँ यहाँ और यहाँ सेम होगी, लेकिन जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो वहाँ यू की वैल्यू बदल जाए, तो इसका मतलब हुआ कि सर्कमस्टेंस बदल चुका है, मतलब
जैसे आप कहते हैं कि आप वो चेक कर रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं, तो याद रखें कि अगर आप बहुत गहरी जगह पे हैं तो वहाँ वेट कुछ और दिखाई देगा। आप कहीं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाएं, वहाँ वेट कुछ और होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे एक पैरामीटर का काम कर रही होती है, क्योंकि मतलब पैरामीटर का इस तरह से कि दो बंदे ज़मीन के ऊपर यहाँ पे खड़े हुए कोई चीज़ तोड़ रहे हैं और कुछ लोग ऊपर पहाड़ पे चढ़े हुए हैं जो कि बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो यहाँ पे जो चढ़ के वेट निकाल रहे हैं जिस चीज़ का, उनके पास चावल का 50 किलो का तोड़ा है, तो वो जो ये बंदा जो वेट करेगा और थोड़ा आगे जाके वेट करेगा, जहाँ मर्जी आगे चला जाए उस तोड़े का वेट 50 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत जब ऊपर चले जाएंगे, जब यहाँ पे हम देखेंगे तो वेट थोड़ा हल्का लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। तो W = mg होता है। तो यहाँ पे चूँकि g की वैल्यू कम होने की वजह से आप K2 की पहाड़ी पे चढ़ जाएँ तो वहाँ पे g कम है तो वेट कम हो जाता है। कम होने का मतलब कि आप वहाँ पे आपको वही 50 किलो वाला तोड़ा आप तोलें तो आपको कम लगेगा, उसमें वेट कम हो चुका होगा। तो अब सवाल यहाँ से ये पैदा हुआ कि इसका मतलब है कि ये जो g है ये एक पैरामीटर है। क्यों? ये जगह बदलने से ये बदल रहा है, जबकि यहाँ पे जो m है साथ में लिखा हुआ है ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये जहाँ भी जाएं तो ये फिक्स ही है। तो इसलिए कांस्टेंट और पैरामीटर का आपको फ़र्क पता हो कि ये फिज़िकली इनके क्या मीनिंग होते हैं। तो ये नेक्स्ट वन आप यहाँ पे देखें, x y और z। ये हमने ऐसे क्यों लिखा x y और z? ये आपको पता है कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन को ऐसे लिखते हैं जबकि a1 u b1 ये फॉर्मेट होता है। इसमें ये जो a1 a2 a3 होते हैं ये किसी फिक्स पॉइंट के, आपने प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखना है ताकि आपको इन चीज़ों की समझ हो रहे कि जो a1 a2 और a3 हैं ये किसी फिक्स पॉइंट के क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और b1 b2 b3 जो है ना, कोई एक और वेक्टर है जो कि पैरेलल होगा उस लाइन के, जो लाइन हम निकालना चाहते हैं। प्रीवियस लेक्चर को देखो तो आपको ये लाइन समझ आ जाएगी। और उसके बाद बच्चों यहाँ से सर्कुलर पैरामीट्रिक फॉर्म जो है ना, ये सर्कल पैरामीट्रिक फॉर्म, ये तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पहले भी हो चुका है यही अभी इसी लेक्चर में। तो हमें सिंपली को पूछे कि सर्कुलर इलिप्स क्या होता है, तो हम कहते हैं कि सर्कुलर इलिप्स इस तरह की शक्ल को कहते हैं। और इसको मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो इसका ये फार्मूला होता है, ये कर्व में की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनकी इक्वेशनों को x y और z में तीनों में u u u आया हुआ है। तीनों एक ही फैक्टर की वजह से x और z में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सिर्फ u की वजह से है। तो इसलिए हम कहते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है ड्यू टू u। तो ये था स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर। इसमें आपने देखा सर्कल और सर्कुलर इलिप्स और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये क्यों एम है, इसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।